हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, रात 10 बजे में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाने का ख्वाब कई लोगों का होता है और मुख्य परीक्षा 2020 का नतीजा आ चुका है। कुल 761 लोग इसमें चयनित हुए हैं, जिसमें बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है और इसमें भोपाल की जागृति अवस्थी देश में दूसरा रैंक प्राप्त कर चुकी हैं। जागृति अवस्थी से बातचीत की हमारे सहयोगी सतेन ने। सिविल सर्विसेज 2020 ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में जागृति अवस्थी ने जो है देश भर में दूसरी रैंक हासिल की है, वहीं महिलाओं में पहला स्थान जो है हासिल किया है। हम बात करते हैं जागृति अवस्थी से, किस तरह से उन्होंने ये सक्सेस पाई है और क्या उनका मोटिव रहेगा? सर, सक्सेस तो हार्ड वर्क से ही आई है। थोड़ा सा स्मार्टनेस ये कि एग्ज़ाम की ज़रूरतों को समझ लिया और किस तरह से मुझे उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। नौकरी छोड़ी ताकि ज़्यादा टाइम दे सकूं। जागृति एक ऐसी इंसान है जिन्होंने भेल में BHEL में एक सरकारी नौकरी को छोड़ के ये अटेम्प्ट दिया और दूसरी बार में जो अटेम्प्ट किया उसके बाद उनका ये देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया और उसके बाद जो है महिलाओं में भी पहला स्थान हासिल किया है। इसके पीछे किसको अपना वो बताएंगी? मेरा पूरा क्रेडिट अपनी टीचर्स को, उन्होंने मुझे जो भी आज मैं हूँ बनाया। अपनी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, पूरा परिवार, बहुत सबका सपोर्ट रहा है मेरे लिए। जागृति ने एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही। जागृति बता रही थी कि उनके घर में टीवी नहीं था, 4 साल से उन्होंने टीवी नहीं देखी, ना उनके भाई ने ना उन्होंने, लेकिन वो सिर्फ इसमें तैयारी में लगी रही और दूसरा अटेम्प्ट जो दिया, दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने ये सफलता हासिल की है। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे अपना टीवी नहीं था, वो मेरे पेरेंट्स का कि हम टीवी देखेंगे और इनको डिस्टर्ब होगा तो टीवी कभी आए ही नहीं। और क्योंकि नौकरी छोड़ी थी तो एक मोटिवेशन था कि करके दिखाना ही है। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है और उसको पूरा सार्थक बनाना है। जैसे कि जो जागृति है, जागृति IAS बन चुकी है, इन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है। IAS इनका क्या मोटिव रहेगा, क्या करेंगी आगे भविष्य में, क्या इनका उद्देश्य रहेगा? एक अकाउंटेबल ऑफिसर बन करके, मुझे थोड़ा सा लग रहा है मुझे अकाउंटेबल सिविल सर्वेंट बन करके दिखाऊं और रूरल डेवलपमेंट में मेरी रुचि है कि मैं उसमें काम करूं। तो यही मेरा इंटरेस्ट एरिया रहेगा। जो भी करूं बहुत अच्छा करूं। जागृति के पापा जो है होम्योपैथी प्रोफेसर हैं। जागृति की माताजी भी इस समय साथ में खड़ी हुई। जागृति की मम्मी से हम बात करते हैं। जागृति मम्मी, क्या बेटी के लिए क्या देखा था सपना जो पूरा किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी हर माँ के लिए कि वो अपने बच्चों को, बेटियों को, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को अगर उनमें क्षमता है तो उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए। जैसा कि जो जागृति की माँ है, जागृति माँ ने कहा है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। ये जागृति की माँ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी, जागृति भी मौजूद थी। जागृति वह है जिन्होंने UPSC सिविल सर्विस परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है और महिलाओं में पहली रैंक पाई है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो तमाम चयनित लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, खासतौर पर जागृति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य को लेकर। इधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। पिछले दिनों बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में हुई मारपीट की घटना पर सिंहदेव ने कहा कि ये सिम्स प्रबंधन की कमी है, आखिर ऐसी नौबत बनी क्यों। कहा कि डीन, DME और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से घटना की जाँच करने के लिए कहा गया ताकि पता चल सके आखिर ऐसा हुआ क्यों। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शासन लोगों की सेवा और सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। अफसोस की बात यह कि जिनकी जिम्मेदारी है वो इसे ठीक से पूरा नहीं करते। पंडो जनजाति की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 4 महीने में 20वीं मौत हुई और इससे कई कारण इसके सामने आए। कुपोषण को लेकर सरकार का पूरा ध्यान है। कुपोषण की दर में गिरावट भी आई है। तो सबसे पहले तो ये सिम्स के प्रबंधन की कमी है।
कि ऐसी स्थिति बनी ही क्यों कि किसी मरीज को 12 बजे तक रुकना पड़ा, मशीन खराब है, ठंडी है, गर्म है, फिल्म है कि नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग को तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि स्थिति क्यों आई। मैंने तो डीन को भी कहा, मैंने डीएमई साहब को भी कहा, विभाग के प्रमुख लोगों को भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंततः देखिए वो मरीज फिर दूसरे अस्पताल में गया। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने हर जिले के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 अक्टूबर तक व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा देकर युवाओं को रोजगार देने की योजना के तहत टेकाम ने व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की वर्चुअल शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को चिन्हांकित स्कूलों में ITI के सहयोग से शुरू होने वाले रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम की जानकारी जल्द मुख्यालय को भिजवाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से टेकाम ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नवाचार करें। कोविड काल में पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर खास ध्यान दिया जाए। कहा कि सभी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म और पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर लगाम लगाने को लेकर अब आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। धर्मांतरण के अलग अलग पहलुओं को लेकर इस समस्या के निराकरण के लिए एक नया कानून बनाने पर सर्व आदिवासी समाज के लोग पहल कर रहे हैं। इसकी शुरुआत केशकाल विधानसभा क्षेत्र के बिंझे गांव से हुई। बैठक में पहुंचे जनजातीय सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़ के संयोजक भोजराज नाग ने गांव-गांव में लगातार धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों को अवगत कराया। उन्होंने सभी समाज से एकजुट होकर धर्मांतरण रोकने और धर्म बदलने वाले परिवारों का आरक्षण खत्म करने के लिए कानून बनाने की मांग की। बिंझे में अप्रैल महीने में एक महिला के शव को न दफनाने के बाद काफी बवाल हुआ था। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी। इसे लेकर सर्व आदिवासी समाज और ग्रामीण एकजुट हुए। प्रशासन के दोहरे रवैये के खिलाफ जंगी प्रदर्शन की तैयारी करी। कि जो भी आदिवासी धर्म परिवर्तन करता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि उस समय जो स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने 1970 में जो आवेदन दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उनको, कि जो भी आदिवासी धर्म परिवर्तन करता है, अपने रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। समझाने की कोशिश किए, तब हम लोग के ऊपर पुलिस के माध्यम से कार्रवाई किए और आज उसी के लेकर हम लोग आज पेशी जा रहे हैं। अभी 2 पेशी गए हैं, अगले पेशी फिर दिए 21 तारीख को। इसको हम लोग का ये मांग है कि जल्दी से जल्दी उस पेशी को खारिज करके हमको भरी किया। सरगुजा जिले में एक तरफ शासकीय योजनाओं के लिए जमीन का टोटा है तो दूसरी तरफ जिले में 25,000 हेक्टेयर भूमि पर लोग अवैध तौर पर काबिज हैं। ये आंकड़ा हवाई आंकड़ा नहीं है। इसका प्रमाण वनाधिकार पत्र के लिए किए गए अपात्रों के आवेदनों से पुख्ता हुआ। कागजातों पर प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी अवैध कब्जे के तौर पर शामिल आई। इधर जहां आरटीआई एक्टिविस्ट अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विभाग सैटेलाइट सर्वे का सहारा लेकर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है। इस पर खाद्य मंत्री अवैध कब्जे की बेदखली पर गोलमोल सा जवाब दे रहे हैं। सरगुजा में वन अधिकार पत्र पाने के लिए जंगल की अवैध कटाई का खेल धड़ल्ले से जारी है। वन अधिकार पत्र जांच समिति की जांच में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समिति के पास आए 48,000 आवेदनों में से महज 314 आवेदन ही पात्र पाए गए हैं, जबकि 720 आवेदनों की जांच बाकी है, यानी 47,000 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। ये ऐसे आवेदक हैं जो जंगल की 25,000 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर मालिकाना हक पाने को आतुर हैं। इसमें गोचर, निस्तार समेत दूसरे मत की भूमि शामिल है। इसी के चलते इन अर्जियों को जिला समिति ने डस्टबिन में डाल दिया है। लगभग 24,000 कुछ हेक्टेयर जमीन जो है इसमें काबिज पाए गए, जो एक प्रकार से अवैध रूप से कब्जा पाया गया, जिसे निरस्त किया गया है। जांच समिति ने 47,000 आवेदनों को रद्द तो कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी अपात्र लोग अवैध तरीके से कब्जे पर काबिज हैं। यही वजह है कि शासन प्रशासन से अपात्रों के कब्जे से जमीन मुक्त कर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है।
वहीं वन विभाग एरिया के चिन्हांकन के लिए सैटेलाइट सर्वे की मदद लेने के बाद बेदखली की कार्रवाई की बात कह रहा है, जबकि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत गोलमोल जवाब देते नजर आए कि 47,000 आवेदन जो पाए गए हैं उनमें हजारों हेक्टेयर की भूमि पे इन लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। उसको हटाने का प्रयास जिला प्रशासन ने नहीं किया है। कई लोगों के वहाँ पर वन अधिकार पत्र के लिए दावे जो पेंडिंग है उसकी भी जांच की जा रही है, और जो जिनके पास कोई भी अभिलेख नहीं होगा उनके खिलाफ पीवार भी किए गए हैं, और जो अपात्र होंगे उनको हम लोग कार्रवाई करके वहाँ से बेदखली का भी कार्रवाई करेंगे। कि कौन सा व्यक्ति को ये दिया जा सकता है, कौन व्यक्ति इसके लिए योग्य है, योग्यता रखता है, तो वो उसमें अगर आहारता रखता है और लोगों को मिलेगा, और अगर आहारता नहीं रखते हैं तो उनका रिजेक्ट होगा। प्रशासन एक तरफ तो कार्रवाई की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार की योजना की आड़ में वन भूमि को कब्जे की भेंट चढ़ा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जब सरगुजा का ये हाल है तो प्रदेश भर में कितने हजार या लाखों हेक्टेयर वन भूमि पर अपात्र लोग कब्जा किए बैठे होंगे। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। रायपुर के कुछ PDS दुकानों में पिछले कुछ दिनों से हितग्राहियों को खराब और सड़ा हुआ चावल बांटा जा रहा है। राशन दुकान संचालकों का कहना है कि चावल उन्हें विभाग की तरफ से दिया गया। हितग्राहियों को बांटा जा रहा चावल भीगने के चलते सड़कर भूरा और लाल हो चुका है। चावल से दुर्गंध आ रही है। पकाने के बाद चावल पेस्ट की तरह हो जाता है। खराब चावल मिलने की शिकायत दलदल सिवनी, सड्डू, समता कॉलोनी, राम सागर पारा वार्ड से मिली है। खराब चावल मिलने से रोजाना हितग्राहियों और दुकान संचालकों के बीच विवाद की स्थिति बनती है। वहीं फूड कंट्रोलर का कहना है कि ऐसी कोई शिकायत उनको नहीं मिली। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर चावल बदल दिया जाएगा। ये एकदम खराब आ रहा है, ऐसा खाने लायक नहीं है, और सड़ा गड़ा है और कीड़ा भी लगा है उसमें। चावल अच्छा नहीं है बोल रहे हैं, कीड़ा भोग लग गए से बोल रहे हैं। अब अभी आई हूँ, मैं भी देखूंगी कैसा है क्या है। अब लायक खाने का लायक होगा तो फिर ले जाऊंगी। चावल आया है वो बहुत ही गंदा है, सड़ा हुआ है और पूरा पीला पीला है। इसको कोई खा नहीं सकता, जानवर भी नहीं खा सकता। कोई खा लेगा तो सीधा सीधा बीमार पड़ेगा। चावल बहुत ही गंदा तरीके से आया हुआ है, वो बहुत ज्यादा ही खराब है। हमारे उपभोक्ताएं हैं जो उसको लेने से इनकार कर रहे हैं, और वो अभी हमारे पास शासन द्वारा 500 कट्टा आया हुआ है, जिसमें 2-4 कट्टे ही बट्टे हुए हैं, बाकी रखा हुआ है। लोगों से मुझे ये सुनने को मिला कि मैडम इतना गंदा चावल आया है कि हम उसको खा नहीं सकते। तो फिर 1-2 का नहीं आया, बहुत सारे लोगों का आया। तो फिर मैं राशन दुकान निरीक्षण करने के लिए चली गई, तो वहाँ मैंने देखा 500 बोरा पूरा इसी टाइप का चावल आया था। ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत तो अभी हमको नहीं मिली है, लेकिन चूंकि अब आप ऐसा बता रहे हैं तो अगर किसी दुकान में इस टाइप की स्थिति है तो उसकी नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से और हमारे सहायक खाद्य के माध्यम से जांच करा ली जाएगी। अगर वहाँ पे किस परिस्थिति में खराब चावल गया, वास्तव में गया है कि नहीं गया और कितना खराब है, उसकी जांच करा के हम उसमें जो भी संबंधित अवश्य कार्रवाई करेंगे। और एक बड़ी खबर ग्वालियर से, MPPSC के 576 पदों की भर्ती पर रोक लग गई। PSC के जरिए चिकित्सा अधिकारी की भर्ती होनी थी। 27 सितंबर से इंटरव्यू की प्रक्रिया थी। 5 डॉक्टर्स ने एक याचिका लगाई और सीधे इंटरव्यू से गड़बड़ी होने का इस याचिका में जिक्र है। लिखित परीक्षा के बाद ही इंटरव्यू हो, ये याचिकाकर्ता की मांग है। हाईकोर्ट का MPPSC सरकार को नोटिस है, 30 सितंबर तक उसका जवाब पेश करने का है। नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी नासिर, बताएं, अपडेट दें। देखिए पुलिस इस वक्त की ये कहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर ये है कि MPPSC की जो 576 पदों पर जो भर्ती थी उसके लिए 27 तारीख को इंटरव्यू होना था, और इंटरव्यू के बाद सीधे भर्ती होना थी। उस पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने, क्योंकि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने डॉक्टर रौनक शर्मा है और समेत 5 डॉक्टरों ने ये याचिका लगाई थी, और उन्होंने कहा था कि इनका सीधे साक्षात्कार होता है तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो सकती है। हवाला दिया गया था कि कई सारे घोटाले भी सामने आ चुके हैं सीधी भर्ती के दौरान, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले लिखित परीक्षा हो फिर उसके बाद साक्षात्कार हो, तभी ये पारदर्शिता अपनाई जा सकती है इस भर्ती में। तो जिसके बाद हाईकोर्ट ने तर्क सुना याचिकाकर्ता का, और उसके बाद इस परीक्षा पर साक्षात्कार पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार
और एमपीपीएससी को नोटिस जारी किया और नोटिस पर 30 तारीख को जवाब मांगा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी रोक यानी कि 576 जो मध्य प्रदेश में भर्ती होने वाली थी चिकित्सा अधिकारियों की, उनकी भर्ती पर हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है। अब 30 तारीख को सरकार की तरफ से जवाब आएगा, एमपीपीएससी की तरफ से जवाब आएगा, उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि इस भर्ती परीक्षा में क्या डायरेक्शन दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन पहली देखा जाए तो अभी कुल मिलाकर 576 जो चिकित्सा अधीक्षक है, अधिकारी हैं, उनकी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है और अब शासन से इस पर, सरकार से इस पर जवाब मांगा। 30 सितंबर तक जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। अमेरिका यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि मुझे विश्वास है अमेरिका भारत संबंध कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। 2006 में जब मैं उपराष्ट्रपति था, मैंने कहा था 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे करीबी देश होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कहा कि भारत अमेरिका के रिश्ते पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होंगे। भारत अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच का अपना संबंध है। हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं और ऐसी कई चीजें हैं जिसकी अमेरिका से भारत को जरूरत है और कई चीजें हैं जिसकी भारत से अमेरिका में आवश्यकता है। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने नई दिल्ली में पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। पायलट की कांग्रेस आलाकमान से एक हफ्ते में ये दूसरी मुलाकात है। ये मुलाकातें ऐसे वक्त हो रही हैं जब राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज है। ये चर्चाएं कि कांग्रेस आलाकमान पंजाब की तरह यहां भी बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार में दिल्ली हरियाणा का बड़ा गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया। इस गैंगवार के पीछे जितेंद्र गोगी के खास रहे टिल्लू ताजपुरिया का हाथ बताया जाता है। गोगी और टिल्लू के बीच 2010 में एक छात्र संघ चुनाव के दौरान दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। इस मामले में सीबीआई ने प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर को तहरीर बनाया है। एफआईआर अमरगिरी पवन महाराज ने दर्ज कराई। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। गरियाबंद, नारायणपुर, धमतरी, बीजापुर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती नक्सली सक्रियता ने पुलिस की नींदें उड़ा दी हैं। इधर सिलगीर का मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। इन हालात में डीजीपी डीएम अवस्थी नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी की मीटिंग लेने वाले हैं। उन्होंने पुलिस और फोर्स को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। वहीं जनप्रतिनिधियों, अफसरों, कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि नक्सली सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के अलावा कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और नारायणपुर जैसे इलाकों में छिटपुट घटनाएं कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता के लिए बीजेपी ने सरकार को जिम्मेदार बताया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार की नक्सलियों को लेकर कोई ठोस नीति ही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा बैठक ली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी और हम उस मीटिंग में जाएंगे। वो मूलतः विषय नक्सल इलाके में विकास और नक्सल समस्या से संबंधित है। बाकी मीटिंग वहां जाने के बाद पता चलेगा और क्या। नक्सलवाद को लेकर के 2.5 साल निकल गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि वो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं या बोली और भाषा में उनको बात करना चाहते हैं। गोली से तो पहले इन्होंने विड्रा कर लिया है। सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य में रेस्क्यू सेंटर में 24 घंटे के भीतर 2 हाथियों की मौत हो गई। प्रतापपुर इलाके के रमकोला में स्थित एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर में 5 कुमकी हाथियों के साथ 2 अन्य हाथियों को रखा गया।
यहीं युगलक्ष्मी और गंगा से पैदा हुए रेवा और लक्ष्मण नाम के हाथी भी रखे गए थे, जिनकी मौत हो गई। एक दिन पहले अज्ञात वायरस से लक्ष्मण नाम के हाथी की मौत हुई थी। आज रेवा नाम के हाथी ने दम तोड़ दिया। आशंका है कि HV1 वायरस होने की वजह से हाथियों की मौत हुई। डॉक्टर्स की टीम जांच कर रही है। 2 हाथियों की मौत से वन विभाग सख्ते में है। तीनों डॉक्टर्स की टीम ने दोनों हाथियों का पोस्टमार्टम किया और PM रिपोर्ट के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।